स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। प्रभाकर को लगता था कि अगर उसने विधवा कांता से शादी की तो माँ बाप की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। इस इज्जत को बचाने के लिए उसने जो किया, उससे इज्जत तो बर्बाद हुई ही, वो सलाखों के पीछे भी पहुंच गया। महानगर मुंबई के उपनगर चेंबूर की हेमू कॉलोनी रोड पर स्थित चरई तालाब घूमने टहलने के लिए ठीक उसी तरह मशहूर है जिस तरह दक्षिण मुंबई का मरीन ड्राइव यानी समुद्र किनारे की चौपाटी और उत्तर मुंबई का सांताकुंज विलेपार्ले का जुहू। ये ऐसे स्थान हैं जहां आकर लोग अपना मन बहलाते हैं। इनमें प्रेमी युगल भी होते हैं और घर परिवार के लोग भी, जो अपने अपने बच्चों के साथ इन जगहों पर आते हैं। 26 अक्टूबर 2013 को रात के यही कोई 10 बज रहे थे। इतनी रात हो जाने के बावजूद चेंबूर के चरई तालाब पर घूमने फिरने वालों की कमी नहीं थी। थाना चेंबूर के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हनुमंत पाटिल सिपाहियों के साथ क्षेत्र की गश्त करते हुए चरई तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा है। एक जगह पर उतने लोगों को एकत्र देखकर उन्हें लगा कोई गड़बड़ है। पता लगाने के लिए वो उन लोगों के पास पहुंच गए। पुलिस वालों को देखकर भीड़ एक किनारे हो गई तो उन्होंने जो देखा वो स्तब्ध करने वाला था। उस भीड़ के बीच प्लास्टिक की एक थैली में लाल कपड़ों में लिपटा हाथ पैर और सिर विहीन एक इंसानी धड़ पड़ा था। देखने में वो किसी महिला का धड़ लग रहा था। हत्या का मामला था, इसलिए सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हनुमंत पाटिल ने तालाब से धड़ बरामद होने की सूचना थाना प्रभारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद पांसकर को दे दी। धड़ मिलने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद पांसकर ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद वह स्वयं पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर, विजय दरेकर, शशिकांत कांबले, सहायक पुलिस निरीक्षक प्रदीप वाली, संजय भावकर, विजय शिंदे, पुलिस उप निरीक्षक वलीराम धस और रवि मोहिते के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच गए। अभी सिर्फ धड़ ही मिला था, उसके हाथ पैर और सिर का कुछ पता नहीं था। धड़ के इन अंगों की काफी तलाश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारा कोई ऐरा गैरा नहीं, काफी चालाक है। उसने स्वयं को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मृतक की पहचान छिपाने के लिए उसके शव के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए थे। वहां एकत्र लोगों से की गई पूछताछ में पता चला कि हाथ पैर और सिर विहीन उस धड़ को तालाब से वहां घूमने आए एक युवक ने निकाला था। पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की तो उसने बताया, मन बहलाने के लिए अक्सर मैं यहां आता रहता था। हमेशा की तरह आज मैं यहां आया तो थकान उतारने के लिए तालाब के पानी में जाकर खड़ा हो गया। तभी मुझे लगा कि मेरे पैरों के पास कोई भारी पार्सल जैसी चीज पड़ी है। पूछताछ के बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद पांसकर ने धड़ का पंचनामा तैयार कर उसे डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वह थाने आकर साथियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सिर्फ धड़ से लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती थी और शिनाख्त के बिना जांच को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। थाना चेंबूर पुलिस इस मामले को लेकर विचार विमर्श कर ही रही थी कि अपर पुलिस आयुक्त कैसर खालिद, पुलिस उपायुक्त लक्ष्मी गौतम, सहायक पुलिस आयुक्त मिलिंद भिसे थाने आ पहुंचे। सारी स्थिति जानने के बाद ये अधिकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद पांसकर को आवश्यक दिशानिर्देश देकर चले गए। उच्च अधिकारियों के दिशानिर्देश के आधार पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रहलाद पांसकर ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की। इस टीम का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर को सौंपा गया। पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर जांच को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार कर ही रहे थे कि मृतक महिला के हाथ पैर और सिर भी बरामद हो गया। उसके हाथ और सिर चेंबूर ट्राम्बे के जीटी तालाब में मिले थे तो पैर चेंबूर की सेल कॉलोनी से। पुलिस ने इन्हें भी कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया था। बाद में डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ये अंग उसी मृतक महिला के धड़ के थे जो चरई तालाब से बरामद हुआ था। इस तरह पुलिस का आधा सिर दर्द कम हो गया था। अब उस मृतक महिला की शिनाख्त कराना था, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए शिनाख्त कराने के लिए पूरी टीम बड़ी सरगर्मी से जुट गई। महानगर के उपनगरों के सभी पुलिस थानों से पुलिस टीम ने पता किया कि किसी थाने में किसी महिला के गायब होने की शिकायत तो नहीं दर्ज है। इसके अलावा मुंबई महानगर से निकलने वाले सभी दैनिक अखबारों में मृतक महिला का हुलिया और फोटो छपवाकर शिनाख्त की अपील की गई। 2 दिन बीत गए। इस बीच हत्यारों को पकड़ने तो दूर की बात है, थाना पुलिस लाश की शिनाख्त तक नहीं करा सकी थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था।
मृतका कौन थी, कहाँ रहती थी, उसका हत्यारा कौन था, ये सब अभी रहस्य के गर्भ में था। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम हत्यारों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही थी। वो महानगर के अस्पतालों, डॉक्टरों, कसाईयों और पेशेवर अपराधियों की भी कुंडली खंगाल रही थी, क्योंकि मृतका की हत्या करके जिस सफाई से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, ये हर किसी के वश की बात नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि यह काम किसी पेशेवर का ही हो सकता है। काफी कोशिश के बाद आखिर पुलिस ने 14 साल के एक ऐसे लड़के को खोज निकाला जिसने उस आदमी को देखा था जो धड़ वाला पार्सल चरई तालाब में फेंक गया था। पूछताछ में उस लड़के ने पुलिस को बताया था कि उस रात 9:30 बजे के आसपास वो तालाब के किनारे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी एक सुंदर स्वस्थ युवक उसके पास आया। उसके हाथों में प्लास्टिक का एक थैला था जिसमें लाल रंग के कपड़ों में लिपटा एक बड़ा सा पैकेट पार्सल जैसा था। उस युवक ने उससे पानी में फेंकने के लिए कहा। इसके लिए वो उसे कुछ पैसे भी दे रहा था। पैकेट काफी भारी और गर्म था। पूछने पर उस युवक ने उसे बताया था कि इसमें पूजा पाठ की सामग्री के अलावा कुछ ईंटें भी हैं। सामान अभी ताज़ा है, इसलिए गर्म है। पैकेट भारी था, इसलिए लड़के ने उसे पानी में फेंकने के लिए कुछ अधिक पैसे मांगे। पैसे कम कराने के लिए वो युवक कुछ देर तक उस लड़के से झिकझिक करता रहा। जब वो लड़का कम पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ तो उसने खुद ही जाकर उस पैकेट को पानी में डाला और जिस ऑटो रिक्शे से आया था उसी में बैठकर चला गया। उस लड़के ने ऑटो वाले का भी हुलिया पुलिस को बताया था। इसमें खास बात यह थी कि ऑटो वाला दाढ़ी रखे था। इस तरह पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल गया। अब पुलिस उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढने लगी। आखिर पुलिस ने उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने उसे थाने लाकर पूछताछ की तो उसने बताया, सर, वो आदमी मेरे ऑटो में चेंबूर के सुभाष नगर वस्ता से बैठा था। वापस लाकर भी मैंने उसे वहीं छोड़ा था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी बताया था कि वो हिंदी और दक्षिणी भाषा मिलाकर बोल रहा था। ऑटो ड्राइवर ने उस युवक का जो हुलिया बताया था वो उस लड़के द्वारा बताए गए हुलिये से पूरी तरह मेल खा रहा था। इससे साफ हो गया कि हत्यारा कोई और नहीं, वही युवक था जो दक्षिण भारतीय था। इसके बाद पुलिस की जांच दक्षिण भारतीय बस्तियों और दक्षिण भारतीय युवकों पर जाकर टिक गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और लड़के द्वारा बताए हुलिये के आधार पर हत्यारे का स्केच बनवाकर हर दक्षिण भारतीय बस्ती एवं सुभाष नगर में लगवा दिए। ये सब करने में 2 दिन और बीत गए। दुर्भाग्य से इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को इस सब का कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन पुलिस टीम इस सब से निराश नहीं हुई। वो पहले की ही तरह सरगर्मी से मामले की जांच में लगी रही। पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ ही रही थी कि तभी उसे थाना साकीनाका से एक ऐसी सूचना मिली जिससे लगा कि अब उसे हत्यारे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 4 नवंबर 2013 को दीपावली का दिन था। उसी दिन साकीनाका पुलिस ने फोन द्वारा सूचना दी कि चरई तालाब में मिले धड़ वाली मृतका का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये की महिला की गुमशुदगी उनके थाने में दर्ज कराई गई है। थाना साकीनाका में जो गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी वो गुमशुदा महिला की बहन सुहासिनी प्रसाद हेगड़े ने दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर ने सुहासिनी से संपर्क किया। उन्हें थाने बुलाकर टुकड़ों टुकड़ों में मिली लाश के फोटोग्राफर्स दिखाए गए तो फोटो देखते ही वो रो पड़ी। सुहासिनी ने टुकड़ों टुकड़ों में मिली उस लाश की शिनाख्त अपनी बहन कांता करुणाकर शेट्टी के रूप में कर दी, जो 29 अक्टूबर 2013 से गायब थी। कर्नाटक की रहने वाली 36 वर्षीय स्वस्थ और सुंदर कांता करुणाकर शेट्टी अपने 14 वर्षीय बेटे के साथ चांदीवली, साकीनाका की महाना कॉलोनी के सनसाइन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इमारत के ए विंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। वो फैशन डिजाइनर थी। उसके पति करुणाकर शेट्टी का मिक्सर ग्राइंडर का अपना व्यवसाय था। लेकिन 2 साल पहले करुणाकर के व्यवसाय में ऐसा घाटा हुआ कि वो स्वयं को संभाल नहीं सके और आत्महत्या कर ली। इसके बाद कांता अकेली पड़ गई। अब उसका सहारा एकमात्र 12 साल का बेटा रह गया था। पति के इस कदम के बाद कांता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन उच्च शिक्षित कांता ने अपने मासूम बेटे के भविष्य को देखते हुए खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। अंत में सुहासिनी ने पुलिस को बताया था कि पिछले कुछ समय से कांता चेंबूर के रहने वाले किसी लड़के से प्रेम संबंध चल रहा था। 29 अक्टूबर 2013 की शाम को कांता घर से निकली थी तो लौटकर नहीं आए। पूरी रात उसका बेटा इंतजार करता रहा। घर में अकेले पड़े हैरान परेशान 14 साल के उसके बेटे ने सुबह सुहासिनी को फोन करके मां के वापस न आने की बात बताई। सुहासिनी ने परेशान और घबराए बच्चे को ढांढस बंधाया और थोड़ी देर में उसके पास जा पहुंची। इसके बाद सुहासिनी बच्चे को लेकर कांता शेट्टी की तलाश में निकल पड़ी।
जहां जहां उसके मिलने की संभावना थी, सुहासिनी ने उसकी तलाश की। जब कहीं से भी उन्हें कांता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वह थाना साकीनाका पहुंची और कांता की गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुहासिनी की बातों से पुलिस टीम को उसी युवक पर संदेह हुआ जिससे कांता का प्रेम संबंध था। पुलिस कांता के बारे में जरूरी जानकारी लेने के साथ साथ उसके घर की तलाशी भी ली, जिससे शायद उस युवक तक पहुंचने का कोई सूत्र मिल जाए। लेकिन काफी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला तो पुलिस कांता का मोबाइल फोन लेकर थाने आ गई। ये संयोग ही था कि उस दिन वह अपना मोबाइल फोन साथ नहीं ले गई थी। पुलिस टीम ने कांता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उस नंबर से सबसे अधिक जिस नंबर पर बात हुई थी वो नंबर प्रभाकर कुट्टी शेट्टी का था। पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह सुभाषनगर में बिल्डिंग नंबर 6M224 आचार्य मार्ग ज्वेलरी चेंबूर में रहता है और चेंबूर जिमखाना के रेस्टोरेंट के वी कैटर्स में मैनेजर है। पुलिस टीम ने पहले प्रभाकर के नंबर पर संपर्क करना चाहा, लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। प्रभाकर पुलिस को दोनों जगहों पर नहीं मिला। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। पुलिस टीम ने उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी, साथ ही मुखबिरों को भी लगा दिया। आखिर 8 नवंबर 2013 को पुलिस ने मुखबिर की ही सूचना पर घाटकोपर की एक इमारत से प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। प्रभाकर कुट्टी शेट्टी को थाने लाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पूछताछ की जाने लगी। पहले तो वह हिलाहवाली करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने अकाट्य साक्ष्य रखे तो उसने कांता की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके पूछताछ एवं सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में प्रभाकर ने कांता शेट्टी से प्रेम संबंध से लेकर उसकी हत्या करने तक की जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। 30 वर्षीय प्रभाकर कुट्टी शेट्टी कर्नाटक के जिला उडुपी के गांव इन्ना का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तलाश में वह मुंबई चला आया था, लेकिन उसके माँ बाप और एक भाई तथा बहन अभी भी रह रहे थे। उसका पूरा परिवार सभ्य संभ्रांत और पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से गांव में उसका परिवार सम्मानित माना जाता था। प्रभाकर काफी महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई पूरी करके उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और काम की तलाश में मुंबई आ गया। मुंबई में उसका एक मित्र पहले से ही रह रहा था, वो उसी के साथ रहने लगा। थोड़ी भागदौड़ के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। लगभग 1.5 साल पहले प्रभाकर कुट्टी शेट्टी की कांता से मुलाकात कर्नाटक से मुंबई आते समय ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की सीटें ठीक एक दूसरे के आमने सामने थीं। पहले दोनों के बीच परिचय हुआ, इसके बाद बातचीत शुरू हुई तो मुंबई पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे से इस तरह खुल गए कि अपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर तो ट्रेन से उतरते उतरते दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए थे। कांता शेट्टी अपने घर तो आ गई थी, लेकिन उसका दिल युवा प्रभाकर के साथ चला गया था, क्योंकि यात्रा के दौरान प्रभाकर से हुई बातों ने पुरुष संबंध से वंचित कांता को हिलाकर रख दिया था। प्रभाकर का व्यवहार, उसकी बातें, उसकी स्मार्टनेस और मजबूत कदकाठी ने उसे इस तरह प्रभावित किया था कि वो उसके दिलो-दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। प्रभाकर ने एक बार फिर उसे पति करुणाकर शेट्टी और वैवाहिक जीवन की याद जाती करा दी थी। कांता को वो सुख याद आने लगा था जो उसे पति से मिलता था। याद आता भी क्यों न, अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भरी जवानी में पति छोड़कर चला गया था। तब से वो बेटे के लिए अकेली ही जिंदगी बसर कर रही थी। वो अपने काम और बेटे में इस तरह मशगूल हो गई थी कि बाकी की सारी चीजें भूल गई थी। लेकिन प्रभाकर की इस मुलाकात ने उसकी उस आग को एक बार फिर भड़का दिया था, जिसे उसने पति की मौत के बाद दफन कर दिया था। जो हाल कांता का था, लगभग वही हाल अविवाहित प्रभाकर का भी था। पहली ही नजर में कांता की सुंदरता और जवानी उसके दिल में बस गई थी। वो किसी भी तरह कांता के नजदीक आना चाहता था, क्योंकि वो पूरी तरह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। 2 से 4 दिनों तक तो किसी तरह उसने स्वयं को रोका, लेकिन जब नहीं रहा गया तो उसने कांता का नंबर मिला दिया। प्रभाकर के इस फोन ने बेचैन कांता के मन को काफी ठंडक पहुंचाई। हालांकि उस दिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन बातचीत का रास्ता तो खुल ही गया। इस तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो जल्दी ही दोनों मिलने जुलने लगे। इस मिलने जुलने में दोनों जल्दी ही एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इसके बाद दोनों स्वयं को संभाल नहीं सके और सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर एक दूसरे के हो गए। मर्यादा टूटी तो सिलसिला चल पड़ा। मौका निकालकर वे शारीरिक भूख मिटाने लगे। कांता प्रभाकर में कुछ इस तरह खो गई कि वो स्वयं को उसकी पत्नी समझने लगी। फिर एक समय ऐसा आ गया कि वो प्रभाकर से शादी के लिए कहने लगी। लेकिन प्रभाकर कांता की तरह उसके प्यार में पागल नहीं था। वो पढ़ा लिखा और होशियार युवक था।
वो कांता के प्रति जरा भी गंभीर नहीं था। वह भंवरे की तरह था। उसे फूल नहीं, उसके रस से मतलब था। उसके माँ बाप थे जिनकी गांव और समाज में इज्जत थी। अगर वो एक विधवा से शादी कर लेता तो उनकी गांव और समाज में क्या इज्जत रह जाती। उसकी ऐसी सोच थी। इसीलिए कांता जब भी उससे शादी की बात करती, बड़ी होशियारी से वो टाल जाता। समय पंख लगाए उड़ता रहा। भंवरा फूल का रसपान करने में मस्त था तो फूल रसपान कराने में। अचानक कांता को कहीं से पता चला कि प्रभाकर माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा है। ये जानकर उसे झटका सा लगा। उसने जब इस बारे में प्रभाकर से बात की तो उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा, ये तो एक दिन होना ही था। माँ बाप चाहते हैं तो शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुमने वादा तो मुझसे किया था। कांता ने कहा, माँ बाप से बढ़कर तुमसे किया गया वादा नहीं हो सकता, इसलिए माँ बाप का कहना मानना जरूरी है, कहकर प्रभाकर ने बात खत्म कर दी। लेकिन कांता इसके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, आज तक मैं अपना तन मन तुम्हारे हवाले करती आई हूं। तुमने जैसे चाहा वैसे मेरे तन और मन का उपयोग किया। मैंने तुम्हें हर तरह से शारीरिक सुख दिया, कभी नानुकुर नहीं की। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा है कि तुम प्यार के नाम पर मुझे धोखा देते रहे। तुम्हें मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था। लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि तुम आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगे। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे माँ बाप से अपने संबंधों के बारे में बता दूंगी। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो कानून का सहारा लूंगी। कांता की इस धमकी से प्रभाकर के होश उड़ गए। उस समय तो उसने किसी तरह समझा बुझा कर कांता को शांत किया, लेकिन वो मन ही मन काफी डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कांता को फूल समझकर वह सीने से लगा रहा था, एक दिन वो उसके लिए कांटा बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कांता नाम का ये कांटा जीवित रहेगा, वो समाज में इज्जत की जिंदगी नहीं जी पाएगा। इसलिए उसने कांता रूपी इस कांटे को अपने जीवन से निकाल फेंकने का फैसला कर लिया। 29 अक्टूबर 2013 की शाम कांता के जीवन की आखिरी शाम साबित हुई। उस शाम कांता ने प्रभाकर को फोन करके कहीं चलने के लिए अपने घर आने को कहा, तो प्रभाकर ने उसके घर जाने के बजाय कांता को ये कहकर अपने घर बुला लिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वही उसके घर आ जाए। प्रभाकर की तबीयत खराब है, ये जानकर कांता परेशान हो थी। वो जल्दी से तैयार हुई और प्रभाकर के घर के लिए निकल पड़ी। इसी जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल गई। जिस समय कांता प्रभाकर के घर पहुंची, वो बीमारी का बहाना किए बेड पर लेटा था। कांता उसके पास बैठ गई तो वो उससे मीठी मीठी बातें करके उसे खुश करने की कोशिश करने लगा। उसे खुश करने के लिए उसने एक बार फिर उससे शादी का वादा किया। इसके बाद अपनी योजनानुसार उसने कांता से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। कांता इसके लिए तैयार हो गई तो उसने बाथरूम में चलने को कहा। पहले भी वो कई बार बाथरूम में उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका था, इसलिए कांता खुशी खुशी बाथरूम में चलने को तैयार हो गई। इसके बाद बाथरूम की फर्श पर कांता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ही प्रभाकर ने पहले से वहां छिपाकर रखे चाकू से उसका गला काट दिया। कांता की मौत हो गई तो उसने आराम से बाथरूम में ही शव के 3 टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को लाल कपड़ों में लपेटकर पैकेट बनाए और उन्हें पॉलीथीन में लपेटकर ऑटो से अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए। इसके बाद वापस आकर बाथरूम को खूब अच्छी तरह से साफ किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रभाकर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक वो जेल में ही था। प्रभाकर ने माँ बाप की जिस इज्जत को बचाने की खातिर कांता से पीछा छुड़ाने के लिए उसके खून से अपने हाथ रंगे, जेल जाने के बाद आखिर वो बर्बाद हो ही गई। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।